नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद जीके ट्रिक पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धि उस पर विचार करेंगे। बुद्धि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका समावेश इस वीडियो के अंदर किया गया है। तो गाइस वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए गैस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस बुद्धि टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। गैस वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बुद्धि से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से आज सभी कवर कर लेंगे। चलिए बुद्धि को स्टार्ट करते हैं। तो बुद्धि वंशानुक्रम होती है और जन्मजात शक्ति भी है बुद्धि। इन बुद्धि के बारे के अंदर जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनके नाम और उनकी परिभाषाएं संपूर्ण न पढ़ करके जितने भी इस परिभाषा के अंदर मोस्ट जो भी शब्द दिए गए हैं उसी हिसाब से अब हम आज बुद्धि की जो परिभाषा है वो याद करेंगे। वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक। उन्होंने अपनी परिभाषा के अंदर बोला है भी योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता मतलब अपनी जो भी योग्यता है उसको जिस योग्यता के द्वारा हम अपनी योग्यता को प्राप्त करते हैं उसे बुद्धि कहते हैं। अर्थात जो कार्य करने की विधि भी है उसको भी इन्होंने बुद्धि बोला है। दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए हैं डियर बोर्न ने बोला है सीखने या अनुभव की लाभ उठाने की योग्यता बुद्धि होती है। थार्नडाइक ने कहा है पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता या सत्य व तथ्य को जानने की योग्यता बुद्धि होती है। बकिंगम ने बोला है अधिगम करने की योग्यता बुद्धि है। स्पीयरमेयर ने कहा है कि तार्किक चिंतन बुद्धि होता है। बर्ट ने बोला है भली प्रकार से निर्णय लेना या भली प्रकार से तर्क करना बुद्धि कहलाता है। उसके बाद में बीने बीने मनोवैज्ञानिक ने कहा है आविष्कार ज्ञान और आलोचना निर्देशन। आविष्कार ज्ञान आलोचना निर्देशन यह इन सभी चीज़ों के माध्यम से जो चीज़ बनती है उसको हम बुद्धि की संज्ञा दे सकते हैं। अर्थात आविष्कार ज्ञान आलोचना और निर्देशन बुद्धि को प्रकट करते हैं। उसके बाद में टर्मन ने कहा है कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचना तार्किक शक्ति। अर्थात अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की जो तार्किक शक्ति है वह बुद्धि कहलाती है। फिर वुड्रो ने बोला है ज्ञान को अर्जन की क्षमता यानी ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता या अर्जन करने की क्षमता होती है वो बुद्धि होती है। उसके बाद में हैनमॉन ने बोला है कि ज्ञान की क्षमता या निहित ज्ञान दोनों तत्व जिसके अंदर होते हैं वह बुद्धि कहलाती है। फिर वेक्सलर मनोवैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने बोला है उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं बुद्धि कहलाती है। प्रिंटर ने बोला है कि नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य बिठाने की योग्यता बुद्धि होती है। गोल्टन ने बोला है जानने व पहचानने की योग्यता बुद्धि है। फिर गेरेट ने क्या किया है, गेरेट ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं और थार्नडाइक ने भी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। गेरेट और थार्नडाइक दोनों ने बुद्धि के जो प्रकार बताए हैं वो किस प्रकार से बताए हैं कि यांत्रिक बुद्धि तीन प्रकार बताएं। तीन प्रकार यांत्रिक जिसको हम मूर्त या गामक भी कह सकते हैं, इसके अंदर चालक मिस्त्री और इंजीनियर आते हैं। अमूर्त बुद्धि बताया दूसरा टॉपिक, इसमें शाब्दिक बुद्धि भी कह सकते हैं इसके अंदर, यानी अमूर्त होती है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन वो शब्दों के माध्यम से बुद्धि को प्रकट करती है। जिस प्रकार शिक्षक हो गया, विद्यार्थी हो गया और दार्शनिक हो गया। एक सामाजिक बुद्धि होती है, इसके अंदर वकील समाज सेवी और राजनेता इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। उसके बाद में वर्नर के अनुसार तीन प्रकार की बुद्धि है। वर्नर ने बुद्धि को तीन प्रकार विभाजित किया है। उन्होंने जैविक जीवों के अनुरूप योग्यता, दूसरी मनोवैज्ञानिक यानी ज्ञानात्मक जन्मजात होती है बुद्धि, संक्रियात्मक परीक्षणों के माध्यम से मापी जाने वाली बुद्धि यानी जैविक बुद्धि जीवों के अनुरूप योग्यता होती है इसके अंदर। मनोवैज्ञानिक ज्ञानात्मक जन्मजात होती है यानी ज्ञान होता है वो जन्मजात होता है मनोवैज्ञानिक के आधार पर। और संक्रियात्मक परीक्षणों के द्वारा मापी जा सकने वाली बुद्धि, ये बर्नर के अनुसार तीन प्रकार है बुद्धि के। उसके बाद गाइस अगर बात करें पीटर के अनुसार तो बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक रहता है। ये इन्होंने कहा है कि बुद्धि का जो विकास है तो सिर्फ जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक रहा है, उसके बाद के अंदर बुद्धि के बारे के अंदर इन्होंने कुछ नहीं कहा है। रोस ने बोला है निश्चित नहीं कर सकने की बुद्धि में स्मृति भाषा मापक संवेदना है या नहीं। यानी रोस ने बोला है भी हम ये चीज़ निश्चित नहीं कर सकते
बुद्धि में ये चीज़ हम निश्चित नहीं कर सकते कि स्मृति, भाषा, मापक और संवेदना इसमें है या नहीं है। संवेदनात्मक बुद्धि की बात करें तो जो संवेगात्मक बुद्धि है उसका प्रतिपादक सेलोवी प्लस मेयर दोनों ने किया था। सफलताओं में 20% बुद्धि लब्धि होती है और बाकी जो 80% होती है वो सांवेगिक बुद्धि होती है। संवेगात्मक संवेगात्मक या सांवेगिक बुद्धि की सैद्धांतिक व वैज्ञानिक व्याख्या जो है वो गोलमैन ने की थी। गोलमैन ने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंसी वाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, इसमें कहा गया है, गोलमैन ने सांवेगिक बुद्धि से व्यक्ति समय व दूसरों को पहचानता है। गोलमैन ने बोला है भी जो सांवेगिक बुद्धि होती है उसके अंदर व्यक्ति क्या करता है, भी हमें अपने आप को और दूसरों को पहचानता है, दूसरों की पहचान करता है। उन्होंने इसको 4 समूहों में विभक्त किया है। इसके अंदर एक नंबर अवगतता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक चेतना, सामाजिक कौशल। अगर विस्तार से बात करें तो आत्म अवगतता बोला है संवेगों, शक्तियों व कमजोरियों को समझने की क्षमता। फिर आत्म प्रबंधन ने बोला है अभिप्रेरकों को प्रतिबंधित व व्यवहारों को नियमित करना। सामाजिक चेतना में दूसरों के कार्य, अनुभव, कारकों को समझने की योग्यता। फिर सामाजिक कौशल में बोला है कि संवेग के व्यवहार से दूसरों को वांछित परिणाम प्राप्त करने व व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति की क्षमता। अर्थात गोलमैन ने 4 समूह व्यवस्थित किया है, आत्म अवगतता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक चेतना, सामाजिक कौशल। गोलमैन ने अपने मॉडल के अंदर जो प्रतिपादित किया था मॉडल, उसका नाम है वो निष्पादन का सिद्धांत नाम दिया है। इसके अंदर संवेगात्मक बुद्धि मापन के अंदर 3 प्रकार का जो वर्णन किया है। इसमें MEIS यानी मेयर इमोनेशन इंटेलिजेंसी स्केल, अमेरिका के जॉन मेयर के द्वारा बुद्धि मापन का उत्तम परीक्षण यह बताया गया है। उसके बाद में MSCEIT यानी मेयर सेलो एंड रूसो इमोशनल इंटेलिजेंसी स्केल, MSCEIT, मेयर सेलो एंड कारूसो इमोशनल इंटेलिजेंसी स्केल, मेयर पीटर कैसोल्वे कारूसो तीनों के द्वारा ये निर्मित किया गया था। मेयर पीटर से कैसलो कारूसो इन तीनों के द्वारा ये सिद्धांत या बुद्धि मापन जो है संवेगात्मक बुद्धि मापन ये परीक्षण निर्मित किया गया था। तीसरा है EQI, इसमें बार ऑन इमोशनल कोसेंट इन्वेंटरी, रायुबेन अमेरिका के द्वारा ये निर्मित किया गया था। गाइस, अगर हम बुद्धि के सिद्धांत की बात करते हैं तो बुद्धि के सिद्धांत, इसके अंदर पहला जो सिद्धांत है वो एक तत्व एक कारक सिद्धांत, एक खंडात्मक बुद्धि सिद्धांत, सत्तात्मक सिद्धांत दिया गया है। इसमें अल्बर्ट बीने, टर्मन इन तीनों के द्वारा 1903 में यह प्रतिपादित किया गया था, बुद्धि का एक ही खंड होता है लेकिन जरूरी नहीं है कि एक में निपुण व्यक्ति दूसरे काम में भी निपुण होता है। अर्थात कि व्यक्ति एक खंड सिद्धांत में किया गया, व्यक्ति एक के काम के अंदर जो निपुण होता है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे काम में भी निपुण हो, या दूसरे काम में निपुण भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जॉनसन ने इसे निरंकुशवादी बुद्धि का सिद्धांत कहा है। बुद्धि एक ऊर्जा है जो व्यक्ति की सभी गतिविधियों को प्रभावित करती है। द्विकारक सिद्धांत या द्विखंड सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो 1904 के अंदर स्पीयरमैन GS कारक प्रतिपादित किया है। बुद्धि के 2 प्रकार बताए इन्होंने G और S। जी से जनरल यानी सामान्य कारक सिद्धांत, आवश्यक जीवन से सभी पक्षों में होती है, 95% बुद्धि होती है और यह वंशानुगत होती है, यह अपरिवर्तित होती है। एस से बताया इसने GS सिद्धांत है तो G जनरल सामान्य हो गया, और एस से बताया स्पेशल यानी विशिष्ट कारक। इसमें कला, योग्यता, संख्यात्मक योग्यता संबंधी और ये 5% बुद्धि होती है और परिवर्तन इसके अंदर संभव होता है। फिर अगर आगे बात करते हैं तो जॉनसन ने बोला है जी और एस के माध्यम से कि जी है वो यानी राजा, जनरल सामान्य राजा की तरह हुक्म देता है, और एस सामान्य जो प्रजा की तरह कार्य करता है। इस प्रकार से स्पीयरमैन ने कहा है कि 1904 के अंदर ये सिद्धांत दिया था। 1911 में समूह कारक खंड जोड़ करके जो सिद्धांत दिया गया था, ऊपर द्विकारक सिद्धांत दिया गया था जिसके अंदर जी और एस यानी जनरल और सामान्य सिद्धांत थे। उसके अंदर स्पीयरमैन ने 1904 के अंदर जो ये सिद्धांत दिया था उसमें 1911 के अंदर समूह कारक खंड जोड़ करके
त्रिखंडात्मक बुद्धि, द्विखंडात्मक पहले था, समूह कारक 1911 में जोड़ दिया तो त्रिखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत बना दिया इसको। जी और एस, इसके अंदर इसमें जी और एस होती हैं, इसमें ग्रुप फैक्टर का एक समूह है, तीसरा जो जोड़ा गया, पहले में जी दूसरे में एस, तीसरे के अंदर जी और एस जोड़ दिए, इसके ग्रुप फैक्टर समूह है, सतत्व सिद्धांत इसके अंदर तीसरा जो जोड़ा गया। ठीक है, समूह कारक बुद्धि सिद्धांत, तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, समूह कारक बुद्धि सिद्धांत 1938 के अंदर एच एल थ्रेस्टन और केली के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया। पुस्तक इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी PMA, यानी इसके अंदर इन्होंने बताया है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के अंदर एच एल थ्रेस्टन और केली ने बताया है कि बुद्धि के 13 कारकों में से 7 अत्यधिक प्रभावित होते हैं। कर्मानुगति विश्लेषणात्मक सिद्धांत में बुद्धि को 7 योग्यताओं को धारक कहा गया है। जो 7 जो ये मोस्ट है, 13 जो टोटल दिए गए थे उसमें 7 अत्यधिक प्रभावित होती है। इसके अंदर देख लीजिए, तार्किक, स्मरण, शाब्दिक, वाक या वाचित, अंकेक्षण या संख्यात्मक, प्रेक्षण या स्थानिक, पर्यवेक्षण या प्रत्यक्षात्मक, ये 13 बुद्धि के सिद्धांत में से 7 अत्यधिक प्रभावी होते हैं। एक पुस्तक केली ने अपनी पुस्तक क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन के अंदर 9 कारक सिद्धांत बताए हैं और थ्रिस्टन द्वारा 7 योग्यताओं के मापन के लिए एक परीक्षण बनाया जिसको लेवेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी TOPMA कहा गया। आगे अगर इस टॉपिक की बात करें तो बालुका व परमाणुवाद का सिद्धांत, बालुका व परमाणुवाद का सिद्धांत थार्नडाइट ने दिया। हम जो कार्य करते हैं उसके लिए अलग अलग कारक जिम्मेवार होते हैं, ये कहा गया इसमें। तरल व ठोस सिद्धांत RB केटेल ने दिया 1963-1987, 2 प्रकार से अलग अलग कुछ परिवर्तन करके अलग अलग सन में 1963 और 1987 के अंदर कहा गया। इसके अंदर जो तत्व दिए गए वो 2 प्रकार के थे, तरल और ठोस। तरल का बोला कि वंशानुगत होती हैं, धारा प्रवाह के समान होती हैं, अपरिवर्तित होती हैं और दैनिक प्रतिक्रिया के अनुरूप होते हैं। फिर आगे की बात करें तो दूसरा इन्होंने जो तरल और ठोस दिया, ठोस की बात करें तो वातावरणीय होती हैं, स्पष्ट होती हैं, सफलता में सहायक होती हैं, परिवर्तित होती हैं, परिवर्तित किया जा सकता है और अर्जित व्याख्यात्मक होते हैं। ये इसके अंदर अर्जित व्याख्यात्मक ज्ञान जो होता है वो इस ठोस के अंदर सम्मिलित होता है। इसका संबंध तर्कणा क्षमता से है। तरल बुद्धि किशोरावस्था व ठोस बुद्धि वयस्कावस्था में अधिकतम विकास होती है। इसमें तरल बुद्धि 14 से 15 किशोरावस्था तथा ठोस बुद्धि 20-30 प्लस अनुभव के कारण वयस्कावस्था में अत्यधिक विकास इसके अंदर होता है। गाइस ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बुद्धि के मेन टॉपिक हम इसमें कवर कर लेंगे। त्रिविमीय या त्रिवर्गीय या त्रिचापीय सिद्धांत, स्टर्नबर्ग ने 1985 के अंदर ये सिद्धांत दिया। इसमें 3 घटक बताए। प्रथम घटक घटकीय या वातावरणीय, दूसरा आनुवंशिक और तीसरा सांदर्भिक या प्रासंगिक। वियोल्ड IQ, इस पुस्तक के अंदर स्टर्नबर्ग ने लिखा व यह सिद्धांत दिया गया है। इसमें वियोल्ड IQ पुस्तक के अंदर स्टर्नबर्ग ने लिखा या सिद्धांत दिया है। इसे महत्वपूर्ण सूचना संसाधन सिद्धांत भी माना गया है। स्टर्नबर्ग ने अभिज्ञ व्यवहार के पीछे संज्ञानात्मक प्रक्रिया को 3 घटकों में विभाजित किया है। तीनों घटक देख लीजिए, मेगा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण घटक। मेगा घटक की अगर बात करें तो उच्च स्तरीय प्रक्रिया जिसमें योजनाएं बनाई जाती है तथा उसका निगमन किया जाता है, यह तरल बुद्धि के समान है। निष्पादन घटक, इसमें वास्तविक मानसिक प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से कार्य संपन्न होता है। तीसरा ज्ञान संग्रहण घटक, जिसमें नई सूचनाएं सीखता है। मेगा घटक योजनाएं बनाता है, निगमन करता है, तरल बुद्धि के समान होती है। निष्पादन घटक मानसिक प्रक्रिया है, इसमें कार्य संपन्न होता है। ज्ञान संग्रहण घटक, इसमें नई सूचनाएं सीखता है। बहुबुद्धिवादी सिद्धांत, इसमें गार्डनर 1983 के अंदर ये प्रतिपादित किया। इन्होंने बोला कि बुद्धि एक न होकर कई तत्व होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। पहले 7 प्रकार थे, वर्तमान में इसके 8 प्रकार हैं। ये 8 प्रकार है कौन कौन से? तो गाइस ये 8 प्रकारों की अगर हम बात करें तो ये शाब्दिक, अंकिक, तर्क, गामक, संगीत, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक और प्रकृतिवादी। इनको ध्यान रखिएगा, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक। स्वालिन ने 2009 में
जो ये 8 प्रकार थे इनके 9 प्रकार बताए और इसमें अस्तित्वात्मक भी जोड़ दिया, अस्तित्वात्मक। ठीक है गाइस। त्रिअंशीय 3D थ्योरी, त्रिआयामी संरचनात्मक प्रतिरूप सिद्धांत, त्रिअंशीय 3D थ्योरी, त्रिआयामी संरचनावादी और प्रतिरूप सिद्धांत दिया। J.P. गिलफोर्ड द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता 3 तत्वों के अंदर विभाजित होती है, विषय वस्तु, सक्रिय आयाम और उत्पादन आयाम। विषय वस्तु, सक्रिय आयाम और उत्पादन आयाम। विषय वस्तु के अंदर देख लीजिए, इसमें 4 चीजें ऐड की है, आकृति, प्रतीक, व्यवहार, शब्दार्थ, विषय। आकृति, प्रतीक, व्यवहार, शब्दार्थ, विषय। सक्रिय आयाम के अंदर इन्होंने 5 चीजें ऐड की है, संज्ञान, स्मृति, अपसारी, अभिसारी और मूल्यांकन। और उत्पादन आयाम के अंदर 6 चीजें ऐड की है, इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धति, रूपांतरण, प्रयोग। इस विषय वस्तु, सक्रिय और उत्पाद को अगर शामिल करते हैं तो टोटल जो वर्ग बनते हैं, इन्होंने अलग अलग प्रकार से वर्ग बनाए। देखिए गाइस, सर्वप्रथम इन्होंने तीनों को, जो ये ऊपर 4, 5 और 6 जो ये बिंदु थे, इन सभी को 4 × 5 × 6 किया, 120 वर्ग बनाए। उसके बाद के अंदर 1900 ये गैस तीसरा 1977 के अंदर मॉडल प्रतिपादित किया था और इसके अंदर उन्होंने इसमें विषय वस्तु में एक और बढ़ा दिया। फिर इन्होंने 5 × 5 × 6 150 वर्ग प्रतिपादित कर दिया, 150 वर्ग बला बना दिया। उसके बाद में 1988 के अंदर जो मॉडल प्रतिपादित हुआ था, वो इसके अंदर विषय वस्तु 5, सक्रियाएं 5 की जगह 6 और उत्पादन 6 के 6 थे उत्पाद। तो 5 × 6 × 6 टोटल 180 वर्ग बना दिए। इसके अंदर जो मोस्ट है वो 120 वर्ग जो है वो इम्पोर्टेंट है। 4 × 5 × 6 120 वर्ग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर गाइस हम बात करें तो आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत B.S. ब्लूम ने दिया। और बुद्धि, इन्होंने कहा कि बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं है, समय महत्वपूर्ण कारक है। आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत B.S. ब्लूम, बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं है और समय महत्वपूर्ण है। बुद्धि कै और बुद्धि ख सिद्धांत ये हेब ने दिया है। कै के अंदर बोला है जन्मजात होती है और ख में बोला है अर्जित की जाती है। प्रतिदंश या न्याय दृश्य या नमूना सिद्धांत थॉम्पसन ने दिया है। प्रधान सूचक सिद्धांत बर्ट और बर्नौन ने दिया है और प्रतिमान सिद्धांत टॉमसन ने दिया है। गाइस, अगर हम आगे की बात करें तो संकाय सिद्धांत की बात करें तो रीड ने दिया है 18वीं या 19वीं शताब्दी के अंदर। शक्ति मनोविज्ञानिक का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने 3 शक्तियों बताई है जिसके अंदर 1 नंबर बुद्धि है। संकाय सिद्धांत के अंदर 3 शक्तियां बताई जिसके अंदर 1 नंबर जो है वो बुद्धि है। बहुतत्व सिद्धांत या परमाणविक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। इन्होंने इसकी 4 विशेषताएं बताई है। प्रथम स्तर, इसमें कार्य का कठिनाई सूचक होता है। दूसरा है प्रास, इसमें कार्य की संख्या होती है। फिर तीसरा है क्षेत्र, इसमें परिस्थितियों की संख्या होती है। और चौथा है गति, इसमें कार्यपूर्ण सीमा होती है। फिर गाइस, अगर आगे बात करें हम तो मानसिक कार्यों का त्रियोग्यता सिद्धांत, इसमें आर्थर जेनसन ने 2 स्तर बताए इसने। प्रथम साहचर्यात्मक अधिगम क्षमता और दूसरा है संज्ञानात्मक या संप्रत्यात्मक क्षमता। फिर गाइस, अगर हम आगे बात करें तो पास बुद्धि मॉडल, इसमें दास जैक लीरी ने 1994 के अंदर ये प्रतिपादित किया और 3 तंत्र बताए बुद्धि क्रिया के, योजना, अवधान या भाव प्रबोधन। तीसरा है सहकालीन या अनुक्रमिक प्रक्रमण। बुद्धि पदानुक्रम सिद्धांत P.F. वर्नर ने दिया है। इसमें भी इन्होंने 4 टॉपिक बताए हैं, सामान्य समूह है, मुख्य समूह है, लघु समूह है और विशिष्ट समूह है। ठीक है। इस संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत जॉन मेयर और पीटर सेलोव ने दिया है। बुद्धि के विकास की अगर बात करें, बुद्धि के विकास की, गाइस मैंने पहले भी आपको बोला था कि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन बुद्धि से संबंधित जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम कवर कर लेंगे अभी। तो बुद्धि का विकास थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। बुद्धि का विकास थायराइड के अनुसार 18 वर्ष तक होता है, पियाजे के अनुसार 15 से 16 वर्ष तक
और क्रो एंड क्रो के अनुसार 25 वर्ष तक संभव है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक तरीके से बुद्धि मापन अल्फ्रेड बीने से माने जाते हैं, जो कि अल्फ्रेड बीने जो कि फ्रांस के थे। 1904-1905 के अंदर बीने साइमन प्रेक्षण सिद्धांत, इसमें प्रथम बुद्धि मापन प्रेक्षण प्रस्तुत किया गया। इसमें 30 प्रश्न प्रस्तुत किए गए थे, 30 क्वेश्चन। 1908 में बीने ने मानसिक आयु शब्द दिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इसके अंदर दोबारा से देख लीजिए, इसमें 1908 में बीने ने मानसिक आयु शब्द दिया, अर्थात वास्तविक आयु स्तर में बालक द्वारा कार्य करने की क्षमता। फिर आगे अगर हम बात करें तो मानसिक आयु, तो गाइस आगे हम बात करें तो राइस ने बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण है उसके अंदर औसत 85 से लेकर 120 का वर्गीकरण किया है। मेरिल के अनुसार जो वर्गीकरण है उसमें प्रतिभावान बालक 140 प्लस, औसत 90 से 100 वाले औसत निम्न, और 100 से 109 वाले औसत उच्च दिया गया है। 80 से 89 मंद बुद्धि व पिछड़े बालक हैं। 20 या इससे कम में जो महामूर्ख होते हैं उनके बारे में बताया। टर्मन ने प्रतिभावान बालक 140 प्लस, अति उत्कृष्ट 120 प्लस, सामान्य 90 से 110 और मंद बुद्धि 80 से 90 और मूर्ख 70 से कम, और -20 के अंदर इन्होंने बोला है अति या महामूर्ख। बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण अगर हम करें तो व्यक्तिगत परीक्षण जो होते हैं वो अलग अलग हिसाब से, प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से, यानी व्यक्तिगत परीक्षण एक बार एक ही का संभव होता है। शिक्षित हेतु शाब्दिक और अशिक्षित हेतु अशाब्दिक का प्रयोग किया इन्होंने। सामूहिक के अंदर सभी का एक बार में हम ले सकते हैं, इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों मिक्स होते हैं। वर्गीकरण अगर बात करें, व्यक्तिगत वर्गीकरण की बात करें, किन इन्होंने समर्थन किया है, तो व्यक्तिगत वर्गीकरण के अंदर बीने, स्टैनफोर्ड, वेस्लर, वेलेल्यू और बर्ट का तर्क शक्ति, मिनेसोटा पूर्व विद्यालय परीक्षण, मेरिल पोमर का मानसिक परीक्षण और जेसील का विकास परीक्षण, कोहोज का ब्लॉक्स डिजाइन परीक्षण। समूह परीक्षण की अगर बात करें, इसमें जाटोला परीक्षण समथिंग इसके अंदर याद आता है। समूह परीक्षण के अंदर इसमें मुख्य दो है वो आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन और बहुलमैन एडरसन का बुद्धि परीक्षण सिद्धांत, टर्मन ग्रुप और मैक्रीमर टेस्ट, नॉर्थम्बर लेट टेस्ट, और फिर इसमें सोहनलाल का सामूहिक बुद्धि परीक्षण और प्रयाग मेहता का सामान्य बुद्धि परीक्षण। क्रियात्मक परीक्षा की अगर हम बात करें, क्रियात्मक परीक्षा के अंदर तो इसमें शब्दों के स्थान पर कार्य करना, चित्रपूर्ति, वर्ग निर्माण करना, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, फॉर्म बोर्ड टेस्ट और पॉट्स मेज टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन, भाटिया बैटरी टेस्ट और अलेक्जेंडर पास अलो। गति परीक्षा की अगर बात करें तो इसमें प्रश्न जटिलता व सामान्य प्रश्न व समय निर्धारण निश्चित है। बीने साइमन बुद्धि स्केल की अगर हम बात करें तो बीने और साइमन दोनों ने दिया। 1905 के अंदर संशोधन, 1908 और 1911 के अंदर संशोधन किया और 3 से लेकर 15 वर्ष की आयु के बालकों पर किया। इसके अंदर वाचित परीक्षण या शाब्दिक परीक्षण शिक्षकों के लिए और अवाचित या अशाब्दिक इसमें शिक्षित और अशिक्षित के लिए। इसमें अवाचित और अशाब्दिक मनुष्यकर्षण और वस्तु संयोजन, चित्रपूर्ति और ब्लॉक बिल्डिंग इसमें शामिल किए गए। स्टेफर्ड बीने स्केल के अंदर टर्मन और मेरी ने 1916 के अंदर 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए 90 प्रश्नावली, 11 से 13 हेतु कोई प्रश्नावली नहीं, यानी 11 से 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई प्रश्नावली नहीं ऐड की। वेस्लर और वैल्यू परीक्षण के अंदर प्रौढ़जनों की बुद्धि को मापने के लिए ये सहायक होता है। फिर अल्फा बुद्धि परीक्षण शिक्षित सैनिकों के लिए रॉबर्ट येकर्स के द्वारा, बीटा बुद्धि परीक्षण अशिक्षित सैनिकों के लिए और मैन एंड ड्रॉ परीक्षण ये गुड एंड एफ द्वारा प्रचलित पागल रोगियों के लिए। रेबिन मैट्रिक्स परीक्षण प्रोफेसर रेबिन द्वारा सामान्य बालकों के लिए स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स और मंद बुद्धि के लिए रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स और सृजनशील व प्रतिभाभावी बालकों के लिए उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। भाटिया का
निष्पादन बुद्धि परीक्षण 1955 के अंदर 1955 के अंदर 11 से लेकर के 16 वर्ष तक के बालक के लिए कई परीक्षण इसके अंदर जोड़े गए। लगभग टोटल इसके अंदर 26 थे। कई परीक्षण को जोड़ करके टोटल 26 किए गए, अर्थात अलग अलग स्थानों से लेकर के जोड़े गए। तो इसके बेंट्री परीक्षण भी इसको कहा जाता है। इसमें कोहलास के 10 और अलेक्जेंडर के 8 और पैटर्न ड्राइंग के 8, 10, 8 और 8 यानी टोटल 26 किए गए। तात्कालीन स्मृति और चित्र रचना को भी इसमें ऐड किया गया। राइस व बीने के स्केल को उर्दू में प्रकट किया 1929 के अंदर। कॉमन का परीक्षण बालक की आयु स्केल का संशोधन है जो बीने का अनुसरण करता है। कन्नड़ और मराठी बालकों की आयु से मेल खाता है। इलाहाबाद में 11+ यानी 11 से जो प्लस है उन बालकों के लिए हिंदी में परीक्षण सोहनलाल ने किया। किताबी स्थान प्रेस के अंदर, किताबी स्थान प्रेस में प्रकाशित किया। लज्जाशंकर झा ने बनारस में सिंप्लेक्स प्रणाली का हिंदी व उर्दू भाषा में परीक्षण किया। CIE दिल्ली के अंदर उदय शंकर ने 1953 में बुद्धि परीक्षण प्रकाशित किया जो जेनकिंस के अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का भारतीयकरण है। और 1967 में कलकत्ता में चटर्जी व मुखर्जी ने अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बनाया। गाइस, यहाँ पर बुद्धि का जो समथिंग लगभग पूरा का पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अगर आप फर्स्ट रैंक बुक लेते हो, फर्स्ट रैंक से ये नोट्स बनाए गए हैं, आपको बता देता हूँ। इसके अंदर फर्स्ट रैंक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो टोटल के टोटल कवर कर लिए गए हैं। आपको फर्स्ट रैंक बुक लेने या पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। उसके साथ साथ हमने 2 या 3 बुक शिखवाल के अंदर से और उत्कर्ष क्लासेस के माध्यम से और एक आध और क्लासेस के माध्यम से सभी से ये टॉपिक कवर किए हैं। उसके बाद के अंदर हमने ये मूमल के अंदर से और फर्स्ट रैंक के ओर से और शिखवाल की ओर से जो भी मोस्ट क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ किताब जो आती है अलग से, उसके अंदर भी जो टॉपिक थे इस बुद्धि से संबंधित जितने भी, उसके भी जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हैं वो इसके अंदर ऐड कर देगी। यानी अगर आप ये वीडियो देखते हैं और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करते हैं तो इन सभी किताबों का मिश्रण आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से तैयार हो जाएगा। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। एजुकेशन विद जीके ट्रिक के माध्यम से जो ये चैनल है ये आपको आपके आगामी भविष्य के बारे में जो भी जितनी भी सफलताएं उसकी होगी उसके अंदर काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको इस चैनल से संबंधित या वीडियो से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। गाइस, इस रीड के संबंधित जितने भी टोटल टॉपिक होंगे वो आपको समय समय पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। थैंक यू।